नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स का वक्त हो गया है। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी, मेरे साथ हैं मीमांसा मलिक। आपको दिखाएंगे तमाम खबरें पूरी रिसर्च के साथ। और सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आज यूपी में 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण को सीएम का सचिव बनाया गया है। अवनीश अवस्थी को यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है। अखिलेश सरकार में अहम ओहदों पर तैनात रहे 8 अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम मुख्य सचिव रहे नवनीत सहगल का है, जिन्हें फिलहाल हटा दिया गया है और उनकी नई पोस्टिंग का इंतजार है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन भी हटाए गए हैं, उन्हें अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। गाजियाबाद अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन विजय यादव को भी हटा दिया गया है। इन दोनों को अभी नई पोस्टिंग नहीं मिली है। लखनऊ के कमिश्नर भुवनेश कुमार भी हटाए गए हैं। वहीं अनीता सिंह नागरिक उड्डयन की प्रधान सचिव पद से हटा दी गई हैं, उन्हें भी वोटिंग लिस्ट में रखा गया है। मेरठ के कमिश्नर आलोक कुमार को नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। अमित मोहन प्रसाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जो आ रही है यूपी से। यूपी में 20 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण को सीएम का सचिव बनाया गया है। अवनीश अवस्थी को यूपी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अखिलेश सरकार में अहम ओहदों पर तैनात रहे 8 अफसरों का तबादला कर दिया है योगी सरकार ने। इनमें सबसे बड़ा नाम मुख्य सचिव रहे नवनीत सहगल का है, जिन्हें हटा दिया गया है और उनकी नई पोस्टिंग अभी नहीं हुई है। नई पोस्टिंग का इंतजार है। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन भी हटा दिए गए हैं और उन्हें भी अभी नई पोस्टिंग नहीं मिली है। गाजियाबाद अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन विजय यादव को भी हटा दिया गया है और इन दोनों को भी अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। लखनऊ के कमिश्नर भुवनेश कुमार भी हटा दिए गए हैं। अनीता सिंह नागरिक उड्डयन की प्रधान सचिव पद से हटा दी गई हैं और उन्हें भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। मेरठ के कमिश्नर आलोक कुमार को नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। अमित मोहन प्रसाद को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल इस वक्त की ये बड़ी खबर यूपी से। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में अखिलेश सरकार के दौर में शुरू की गई समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। अखिलेश के कई और फैसले भी रोके जा सकते हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव को रोज नया झटका मिल रहा है। योगी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाते हुए इसमें फायदा लेने वालों की जांच कराने का फैसला लिया है। इस योजना में गरीब परिवारों को 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। सरकार को शक है कि योजना में भेदभाव हुआ है। कई ऐसे लोगों को भी फायदा मिल रहा है जो इसके पात्र नहीं है। इसी के साथ सड़कें चौड़ी करने के लिए लखनऊ और नोएडा में अखिलेश सरकार के बनाए हुए साइकिल ट्रैक भी तोड़े जा सकते हैं। कई ट्रैक मास्टर प्लान को ताक पर रखकर बनाए गए थे और इनके कारण ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। यूपी कैबिनेट ने कल ही यूपी के सभी विकास प्राधिकरणों की जांच कराने को मंजूरी दी थी, जिनमें बड़े घोटालों का अंदेशा है। अखिलेश सरकार की खास योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाया जा चुका है। ये योजनाएं अब मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएंगी। अखिलेश सरकार की समाजवादी आवास स्कीम भी बंद की जा चुकी है। अब पीएम आवास योजना के तहत ही मकान दिए जाएंगे। योगी सरकार अखिलेश यादव की तस्वीर वाले राशन कार्ड को रद्द कर चुकी है। इनकी जगह स्मार्ट कार्ड जैसे राशन कार्ड दिए जाएंगे। सीएम योगी अखिलेश सरकार की राज्य पोषण मिशन कमेटी भी भंग कर चुके हैं, जिसके अध्यक्ष सांसद डिम्पल यादव थी। और सिर्फ समाजवादी योजना ही नहीं, नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोमती नदी की जमीन को अपनी बताकर गलत ढंग से मुआवजा लेने पर समाजवादी पार्टी नेता बुक्कल नवाब के खिलाफ राजस्व विभाग को केस दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। 3 तलाक के मुद्दे पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बीच जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है। 3 तलाक पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक मच रहे शोर के बीच योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के बीच 3 तलाक पर जनमत संग्रह कराकर उसके नतीजे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी कैबिनेट बैठक में संबंधित विभागों को इस पर कार्य योजना बनाकर पेश करने को कहा है। यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि रायशुमारी का मसौदा जल्द तैयार कर लिया जाएगा। हमने तो अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि हम विमेन की ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को कहा है कि कोई आप डिजाइन करिए ऐसा सिस्टम जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं की हम ओपिनियन ले सकें और उसमें बेईमानी ना हो। हमारे इस्लामी कानून का सवाल है, वहाँ पर 3 तलाक है और इस्लामी कानून में कोई चेंज जो है वो हम नहीं चाहते।
ट्रिपल तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 से 19 मई तक रोजाना सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध किया है और इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बताया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के मुताबिक देश की 90% मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ हैं। बीजेपी ने 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का पक्ष मजबूती से रखने का जिक्र यूपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी किया था। शिया नेता कल्बे सादिक ने कहा है कि ट्रिपल तलाक पर सरकार दखल न दे, मुस्लिम समुदाय इसे खुद 1.5 साल में खत्म कर देगा। ट्रिपल तलाक के विरोध में एक बड़ा और मजबूत तर्क ये भी है कि जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक जैसे मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक बैन है, तो फिर भारत में इस पर रोक क्यों नहीं है? कहीं हिंदू वाहिनी के लोग कानून हाथ में लेकर लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो कहीं हिंदू वाहिनी के लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर छापा मार रहे हैं। बिहार में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी मयंक आलोक ने विवादित बयान दिया है। मयंक आलोक ने कहा है कि वो छेड़खानी करने वालों के हाथ काट लेंगे और आंखें निकाल लेंगे। जो भी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर ताकेगा, छेड़ेगा तो उसका आंख हम लोग निकाल लेंगे, उसका हाथ हम लोग काट लेंगे। मयंक ने कहा कि वो प्रशासन को इसकी सूचना नहीं देंगे, खुद ही फैसला लेंगे। बिहार में हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी ने कानून को हाथ में लेने की धमकी दी, तो यूपी के मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक घर पर छापा मार दिया। एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा और उसे जबरन थाने ले गए। ये प्रेमी जोड़ा अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखता है। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि जहां से लड़के लड़की को पकड़ा गया है, वहां धर्म परिवर्तन का धंधा चलता है। लोग जाते हैं वहाँ लड़कियां लाते हैं और इस तरीके के लोग जिन्होंने कमरे मकान लिए हुए हैं केवल इसी पर्पस के लिए, वो उन्हें किराए पर देते हैं। ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन हो कि ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ रहते नहीं है, मकान उन्होंने अपने किराए पर दिए हुए हैं और जो इस तरीके का धंधा करा रहे हैं। यूपी में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों से छेड़खानी की घटना रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है। यूपी पुलिस की टीम स्कूल कॉलेजों के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सहमति से बैठे युवक युवतियों को परेशान नहीं किया जाए। थाने ले जाकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से प्रेमी जोड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी में सीएम आवास के बाहर जनता दरबार के लिए इकट्ठा हुए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर गुहार लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। सीएम आवास के बाहर सुबह 5 बजे से ही लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही सीएम आवास के अंदर ले जाने के लिए गेट खोला गया, फरियादियों में आगे निकलने की होड़ मच गई। इस अफरा तफरी के बीच कुछ फरियादी जमीन पर गिर गए। लोग 5 बजे से यहाँ पे बैठे हुए थे और काफी देर तक यहाँ पे रहे, तो 8:15 बजे के करीब यहाँ से निकाला गया। तो काफी भगदड़ थी, कुछ लोग गिरे भी हैं, चोट भी लगी है कुछ लोगों को। भगदड़ में कुछ महिलाएं और दिव्यांग भी गिर पड़े, लेकिन सीएम तक फरियाद पहुंचाने की जल्दबाजी में लोगों ने इन्हें उठाना तक जरूरी नहीं समझा। भगदड़ हुई, कुछ महिलाएं तो जो गिर गई मैं उठ नहीं पाई, जो बेचारी बूढ़ी औरतें थी, मैं एक बार गिर गई तो उन्हें कोई उठाने वाला भी नहीं दिखा। कि वो उन्हें ये दिखा कि मुख्यमंत्री से मिलना तो मिलना जाकर, कोई महिलाओं को उठाने वाला नहीं मिला। कुछ लोगों को चोटें जरूर आई, लेकिन हालात तुरंत संभाल भी लिए गए। योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं तब से ही जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार में रोजाना फरियादियों की भारी भीड़ जुटती है। जनता दरबार में योगी फरियादियों की समस्या को तुरंत निपटाने का निर्देश देते हैं। यही वजह है कि काफी संख्या में लोग सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं। सीएम के जनता दरबार में बढ़ती फरियादियों की भीड़ को काबू में रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के देश विरोधी बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कश्मीर के मौजूदा हालात और लोगों की बदहाली के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। ये बयान कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कल दिल्ली में इंप्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस नाम के एक कार्यक्रम में दिया था। That gave comprehensive autonomy to Jammu and Kashmir, and Delhi government unilaterally eroded that 370 and created the problem. दरअसल कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने पाकिस्तान को कश्मीर की अशांति और अहिंसा के लिए जिम्मेदार बताया था। इसके जवाब में सोज ने विवादित बयान दिया। जेठमलानी के मुताबिक ऐसे बयानों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी ने पाकिस्तान के मुताबिक बयान देने के लिए सोज की आलोचना की है। क्या फर्क पड़ता है, एक छोटी बात उन्होंने कही पाकिस्तान के फायदे में, तो वो रीजनेबल लगेगा थोड़ा करने दो। पाकिस्तान के समर्थन करने वाले उनकी मानसिकता कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सैफुद्दीन सोज अकेले नेता नहीं जिनका पाकिस्तान प्रेम बाहर आता रहता है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सलमान निजामी भी आजाद कश्मीर की बात करते रहे हैं।
1997 से 1998 तक सैफुद्दीन सोज इंद्र कुमार गुजराल सरकार में एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे। 1998 से 1999 में एचडी देवगौड़ा सरकार में भी सोज एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे। 2003 में सोज कांग्रेस में शामिल हुए और राज्यसभा भी पहुंचे। 2006 से 2009 तक सैफुद्दीन सोज मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रहे। कार्यक्रम में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित भी थे। कश्मीर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति सीआरपीएफ के जवान से बदसलूकी करता नजर आ रहा है। ये वीडियो हाल ही में हुए उपचुनाव के बीच का है। वीडियो में एक युवक सीआरपीएफ के जवान को लात मारता हुआ दिख रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब जवान मार्च कर रहे हैं, कुछ युवक वहां से गुजर रहे हैं, तभी उनमें से एक युवक जवान को लात मारता है, लेकिन जवान ये बदसलूकी चुपचाप सहन कर लेता है। सीआरपीएफ के मुताबिक ये वायरल वीडियो बडगाम का हो सकता है। सीआरपीएफ ने कहा है कि ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर में जवान कितना संयम बरतते हुए काम कर रहे हैं। खुद वीडियो में जो कि खुद पब्लिक द्वारा फिल्माया गया, ये खुद देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान किस हाईएस्ट रिस्ट्रेंट के स्टैंडर्ड के साथ, किस लेवल के रिस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं, किस संयम के साथ वो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में बडगाम और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उपचुनाव के दौरान श्रीनगर, बडगाम के कई मतदान केंद्रों पर पत्थरबाजी की गई थी। जवानों के साथ बदसलूकी की ये तस्वीरें मौके पर मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर आज राष्ट्रपति से शिकायत करने पहुंची, लेकिन खुद कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने ईवीएम के विरोध पर सवाल खड़े करके कांग्रेस की ही फूट सामने ला दी। विपक्ष की 16 पार्टियां ईवीएम पर गड़बड़ी की शिकायत करने राष्ट्रपति के पास पहुंचती। उसके पहले ही पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस को ऐसी सस्ती राजनीति में न पड़ने की नसीहत दे डाली। मोइली ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार के बहाने न ढूंढे, ये क्षेत्रीय पार्टियों की लोकलुभावनी राजनीति है, कांग्रेस को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मोइली ने कहा कि ईवीएम का विरोध करना हार के बहाने तलाशने जैसा है। मोइली के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें तलब किया। ईवीएम को लेकर फूट लेफ्ट में भी दिखी। सीपीएम नेता बृंदा खरात ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने की मांग बेतुकी है। Ultimately, I will also go by the party views. They may be having their own, inputs for that. But going for the manual is not a progressive step. We have to go forward. हमने डिमांड की है कि हर जगह ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल होना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर होना चाहिए। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत 16 विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से कर चुकी हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग से गुजरात और हिमाचल के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। यूपी और पंजाब की हार के बाद बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है। बाद में मोइली ने कहा कि कांग्रेस में कोई उनसे नाराज नहीं है। उनके कहने का सिर्फ ये मतलब था कि बैलेट पेपर पर लौटने की बजाय ईवीएम को हाईटेक बनाने की जरूरत है।